अब पिछली रिकॉर्डिंग में जो है ना हमने सारा कुछ कवर कर दिया था लेबर चैप्टर के हवाले से। छोटा सा चैप्टर है, वही चीजें जो M1 की थी वही है सारी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जैसे कि मटेरियल में एक्स्ट्रा चीज थी, EOQ आ गया था और स्टॉक टेकिंग वगैरह आ गया था, वहां पर नहीं है। जी अब सर। लेबर रेशोज का सिंपल सा मतलब ये है कि लेबर की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए तीन रेशोज होती हैं। एक जी कहलाती सर। है एफिशिएंसी रेशो, एक होती है कैपेसिटी रेशो, एक होती है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। एफिशिएंसी रेशो आपको ये बताती है कि आपका लेबर कितना एफिशिएंट था। अगर तो आपका लेबर जो है वो एफिशिएंट था तो एफिशिएंसी रेशो का आंसर आपका 100% से अबव आएगा। उसकी रीजन जी ये है सर। कि एफिशिएंसी रेशो के फॉर्मूला में ऊपर आता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे। इसको आप जी डिवाइड सर। करेंगे एक्चुअल आवर से कि मुझे एक्चुअली कितने लगे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय जी 100 सर। कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए ऊपर टारगेटेड है आवर्स है, नीचे एक्चुअल है। तो अगर टारगेटेड आवर्स ऊपर अगर ज्यादा होंगे, इसका मतलब यही है कि आंसर 100% से अबव आएगा। तो ये जी सर। डिजायरेबल है ना हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअल आवर्स नीचे आते हैं तो नीचे वाली चीज जितनी कम होगी ऊपर से तो हमारे लिए फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसका ये जी मतलब है कि सर। हमने एक्चुअली कम टाइम लिया है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। जी सर। सही है। इसके बाद है कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सिर्फ आपको ये बताती है कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी और आपने क्या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आवर्स काम किए या नहीं किया, सिंपल है इस रेशो में। तो इसके बाद तीसरी है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। के प्रोडक्शन वॉल्यूम आपकी क्या थी, कितने यूनिट्स, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से आपने बजट के हिसाब से आपने ज्यादा वॉल्यूम बनाया या कम बनाया। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वही डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। इन रेशोज को जी सर। याद करने का शॉर्टकट ये है ईसा, ESA। एस से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कैब। सी से कैपेसिटी, ए से एक्चुअल आवर्स, बी से बजटेड, और VSB प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। इससे आपको ये शॉर्टकट है, याद रह जाएगा। अब जी सर। वॉल्यूम रेशो को इसको जो है ना आप एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो के दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। अब ये क्यों है मैं इसकी रीजन आपको समझाता हूँ। अब ये मैं वॉल्यूम रेशो का मैंने फॉर्मूला आपको बताया सर है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर? जी जी हो रही है। मुझे सर ये प्लीज सेंड कर दीजिएगा मेरे जी को। जी मैं कर दूंगा, कल वाली भी वो मिल जाएगी आपको। अब वॉल्यूम रेशो जी का सर। मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। अब ये कैपेसिटी क्यों रेशो। है, इसकी रीजन ये है कि एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला अभी था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, जबकि कैपेसिटी रेशो का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड कैब। आवर्स। जी सर। अब ये यहाँ से कट जाएगा, तो हाँ जी सर। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, नीचे क्या बच जाएगा, बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स। तो देखें ना ये वही फॉर्मूला बन गया इसका, यही वाला जो था। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी से यही वॉल्यूम रेशो का जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वही फॉर्मूला बन गया। इसीलिए हम जो जी है सर। वॉल्यूम रेशो को ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। जी सर। उस्मान आपको आवाज आ रही है मेरी? उस्मान का आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। स्क्रीन भी नजर आ रही है? जी जी, आ रही है नजर। ये सुन ली है ना तीनों रेशोस, या आपने एम ए जी वन हाँ में भी सर। पढ़ी है, एग्जैक्टली वही है? सर सुन लिया, लेकिन थियोरेटिकली इनका भी कुछ खास याद नहीं है मुझे। थियोरेटिकल सिंपल से एफिशिएंसी रेशो का मतलब है कि आपने कितने एफिशिएंटली काम किया है। ऊपर स्टैंडर्ड वाली चीज आ रही है यानी कि टारगेटेड चीज आ रही है, नीचे एक्चुअल आ रही है। अब टारगेटेड आवर्स अगर आपके मिसाल के तौर पर ज्यादा है और एक्चुअल कम है, तो इसका क्या मतलब है, आपने अच्छा काम किया है ना, क्योंकि टारगेट ने आपको कहा था कि आपको ज्यादा घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल आपको कम लगे, तो इसका मतलब है आप मोर एफिशिएंट थे। कैपेसिटी जी हाँ रेशियो सर। आपको सिर्फ ये बताती है कि आपने अपने बजट में जो आपकी कैपेसिटी बताई गई थी कि इतनी कैपेसिटी है इतने आवर्स काम करने की, उसके हिसाब से आपने कितना काम किया। और वॉल्यूम रेशियो आपको बताएगी कि आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम एज कम्पेयर टू बजट कैसा था। ठीक है, तो ये तीन मल्टीप्लाई बाय सिंपल, 100 इसके इसलिए कह रहे हैं परसेंटेज परसेंटेज में आ से। जाएगा। राइट। सही है। अब इसके बाद एक रेशियो है आइडल टाइम रेशियो। आइडल टाइम मैंने आपको कल बताया था कि वो टाइम है जिसमें वर्कर अवेलेबल होता है फैक्ट्री में लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, आइडल बैठा होता है। उसकी रीजंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, हो सकता है बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन है, हो सकता है मशीन खराब है,
हो सकता है मटेरियल अभी तक आया ही नहीं है, वो मटेरियल का इंतजार कर रहा है, तो इस तरह की कई रीजंस हो सकती हैं, तो उसकी वजह से आइडल टाइम आता है। आइडल टाइम कितने परसेंट है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आइडल आवर्स आपके कितने थे कि कितने घंटे आप फ्री बैठे रहे, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आइडल टाइम रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। जी इसके बाद स्टैंडर्ड आवर का कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड आवर का मतलब है कि एक घंटे में आपने कितना आउटपुट बनाया, नॉर्मल जो आपकी एफिशिएंसी थे उसके मुताबिक, उसको आप स्टैंडर्ड आवर कहते हैं। स्टैंडर्ड आवर का फॉर्मूला होता है बजटेड यूनिट्स डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। देखिए ये स्टैंडर्ड आवर में कंफ्यूज नहीं होना, इसका ये मतलब होता है कि एक घंटे में आपने कितना आउटपुट बनाया, तो ये स्टैंडर्ड आवर होता है नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करते हुए। फॉर्मूला बजटेड यूनिट्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स आपके सामने है, तो ये नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन करते हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सर, ये मुझे बताइएगा थोड़ा सा, बजटेड और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस था? देखिए बजटेड का मतलब होता है जो आपने बजट बनाया, और स्टैंडर्ड का मतलब जो होता है बजट जो, बना ले। बिल्कुल, जो आपने टारगेट सेट किया। अब ये कई जगहों पे आगे, अब ये F2 में वेरिएंसेस भी पढ़ेंगे, कई जगहों पे बजट और स्टैंडर्ड का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पर जी सर। स्टैंडर्ड मैंने क्यों लिया हुआ है, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअल जो, जब हम बजट बनाते हैं और जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा बजट है और ये हमारा एक्चुअल है। जी सर। अब बजट में आपने कहा था कि जी 1000 यूनिट्स बनेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कहा था कि 10,000 आवर्स बनेंगे और यूज होंगे उसमें। अब जी सर। एक्चुअल ये हुआ कि 1500 यूनिट्स बने, आपने बनाए, और आवर्स आपको लगे मिसाल के तौर पर 12,000। अब इनके इनके कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि बजट जो आपने बनाया था वो 1000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया था, लेकिन एक्चुअल आपका रिजल्ट जो है वो 1500 यूनिट्स आ गया। तो जी क्योंकि सर। ये कंपैरिजन लाइक टू लाइक नहीं है, इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 को, आवर्स को डिवाइड कर दूंगा 1000 यूनिट से। ये वो स्टैंडर्ड में टाइम निकाल रहा हूँ कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है, उल्टा है, वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो नहीं है ये। जी सर। 10,000 को 1000 से आप डिवाइड करें तो क्या आएगा, 10। 10 आ जाएगा। 10, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब इतना टाइम लगना चाहिए। जी सर, एक यूनिट स्टैंडर्ड को आंसर। बनाने में 10 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। जी सर। अब जी आप सर। 1500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एक्चुअल से, तो इसका आ जाएगा 15,000। तो आपको 15,000 लगने चाहिए थे, लेकिन आपको लगे कितने, 12,000। तो आपने 12। अच्छा काम किया है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं ये स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करता तो मैं तो कहता कि यार ये तो मुझे 12,000 घंटे लगे, बजट ने तो कहा था कि 10,000 लगने चाहिए थे, मैं तो उस चीज जी को सर। इग्नोर कर देता ना। तो क्योंकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन फैसिलिटेट नहीं होता, इसी वजह से हम ये स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी हमें कितने लगने चाहिए थे उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने एक्चुअल आउटपुट से, उससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्चुअल आउटपुट को बनाने में हमें कितने घंटे लगने चाहिए थे और हमें कितने घंटे लगे। तो ये है जी कॉन्सेप्ट, सर। ठीक है। जी सर, तो क्लियर। स्टैंडर्ड आवर, देखिए ये जो स्टैंडर्ड आवर है इसका मतलब ये होता है कि आपने एक आवर में कितना आउटपुट आप बना सकते हैं नॉर्मल काम करके, ठीक है। जो वो जी स्टैंडर्ड सर। टाइम है उसका ये मतलब है कि एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जी सर। ये बात उस्मान आपको समझ आई है स्टैंडर्ड आवर की जो मैंने आपको बात बताई है? जी सर। सही है। अब ये क्वेश्चन है, F2 का ही क्वेश्चन है। अब a company budgets to make 40,000 units in 4,000 hours. Each unit is budgeted to take 0.1 hours. अब देखें यहाँ पर ये 0.1 आवर बजटेड भी है और स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें बता दिया। जी Actual सर। output during the year was 38,000 units, which took 4180 hours to make. Calculate the labor efficiency, capacity and production volume ratio. अब इसमें efficiency एक ratio, क्वेश्चन। जी जी जी, सर। एक इसी से निकालना है। अब एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला जो है मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ई एस से ईसा, एस से जी स्टैंडर्ड, सर। ए से एक्चुअल, तो वो होएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल आवर्स। डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स। देखिए अब ये दो कॉन्सेप्ट है, आप ये स्टैंडर्ड आवर वाला भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक घंटे में हमने कितने यूनिट्स बनाए और जो एक्चुअल यूनिट्स हैं हमें कितने घंटों में बनाने चाहिए थे। और आप ये वाला जी सर। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ये निकाल लें कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेलिवेंट एक्चुअल आउटपुट से। तो दोनों तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान यही है जी सर। कि आप देख लें कि यार एक बजट के मुताबिक या स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट को बनाने में मुझे कितने घंटे लगते हैं,
क्योंकि उसने बताया हुआ 0.1 और एक्चुअल आउटपुट जो आपने बनाया है वो 38,000 बनाया है। जी तो सर। इसका मतलब ये है कि इतने आपको लगने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू योर बजट या स्टैंडर्ड, और आपको एक्चुअल कितने लगे? 4180। 4180। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। ऊपर 3800 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दें 4180 से और मल्टीप्लाई बाय 100। जी मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा ठीक से सर। उस्मान आप बता दें। 3800 डिवाइडेड बाय 4180 मल्टीप्लाई बाय 100, तकरीबन ये 90.90 आ रहा है। ठीक है, मैंने भी 90। एक्सेल खोला हुआ है, कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास। तो ये कैलकुलेटर देखें, पास रखें अपने, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। 90.90% है, तो 100% से कम है। और हमें नजर भी आ रहा है कि यार स्टैंडर्ड ने हमें कहा था कि आपको 3800 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन आपको 4180 लगे। तो आप, इसका क्या मतलब है कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी एफिशिएंट नहीं थे, इनएफिशिएंट थे। अब ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये स्टैंडर्ड आवर वाला, ये वाला भी है कि आप देखें कि एक आवर को बनाने में कितने यूनिट्स लगते हैं और इसका निकालने में। वैसे करा देता हूँ लेकिन ये बहुत सिंपल था। अब एक आवर को बनाने में कितने यूनिट्स लगते थे, वो ये उसके ऑपोजिट फॉर्मूला है, बजटेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। यूनिट्स थे 40,000, आवर्स थे 4,000। तो इसका मतलब ये है कि आप एक घंटे में 10 यूनिट्स बनाते हैं, 10 यूनिट्स पर आवर। अब आप एक घंटे में 10 यूनिट्स बनाते हैं और आपने एक्चुअल 38,000 यूनिट्स बनाए, तो आपको कितने घंटे लगने चाहिए थे? तो 38,000 यूनिट्स को डिवाइड कर दें 10 से, वो स्टिल वही 3800 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमने निकाला है। जी सर। तो ये आपकी मर्जी है। वैसे ये तो आसान है कि आप ये देख लें कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है, तो उसका आसान है। लेकिन स्टैंडर्ड आवर की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि एक घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं। ये जस्ट जो है ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। ये क्लियर है। जी सर। इसके बाद है आपकी कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कैब, CAB, कैब। ऊपर आएंगे एक्चुअल आवर्स, नीचे आएंगे बजटेड आवर्स, और आपने इनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। एक्चुअल आवर्स जो थे आपके वो थे 4180, बजटेड आवर्स थे वो थे 4000, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 4180 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 104.5%। मतलब कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, और हमें नजर भी आ रहा है कि बजट ने कहा था कि 4,000 घंटे काम करो, हमने थोड़ा ज्यादा काम किया। तो ये है जी आपका सर। कैपेसिटी रेशो। इसके बाद लास्ट रेशो है आपकी वॉल्यूम रेशो, जिसको एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। वॉल्यूम रेशो का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, VSB। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई। VSB, हाँ वो वाला भी है, और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब यही आएगा, और डायरेक्ट में फॉर्मूला यूज करता हूँ तब भी वही आएगा। एस का मतलब वही है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ऑलरेडी 3800 हम ऊपर निकाल चुके हैं। नीचे आता जी है सर। बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 3800 है, बजटेड आवर्स 4,000 है, 4000 है जी सर। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी 100 से कम आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमने प्रोडक्शन कम किया है, और ऊपर सवाल से आपको नजर भी आ रहा है कि 40,000 यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन थी और हमने कितनी की? 38,000। तो ये आ जाएगा आपका 95। 95 है 95, जी सर। बिल्कुल 95%। अब आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करें, 104.5 को आप उससे मल्टीप्लाई करें 90.9 से, तो इस तरह आप डेसिमल की फॉर्म में कर लें, 0.1045 मल्टीप्लाई बाय 0.91। तो वो भी तकरीबन यही आ रहा है, 95.0 उसी तरह आ रहा है। तो यही 95% आएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी करें ना, तो स्टिल यही आंसर आएगा, 95 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि इसके डेसिमल की वजह से। अगर ये डेसिमल आप पूरा पूरा लें तो यहाँ पर आंसर भी पूरा पूरा आएगा। ठीक है, क्लियर है ये रेशोस? कोई प्रॉब्लम है? सर जी लास्ट में आपने फॉर्मूला बताया है उस पे ये कैसे अप्लाई किया है आपने? मैं बताता हूँ। लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम का, वो था एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी।
जी सर। एफिशिएंसी जो था वो आपका था 104.5%, कैपेसिटी था आपका 90.9%। अब इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा। आप डेसिमल की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं, 104.5% मल्टीप्लाई बाय जी ठीक है सर। 90.9%। ठीक है, इस परसेंट जी वाइज आप सर। मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 0.949905 आ रहा है, बस मल्टीप्लाई बाय उसको 100 कर दें तो 94.99 आ जाएगा। यानी कि जी इसको ठीक मल्टीप्लाई बाय ये 100 भी करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको परसेंटेज वाली फिगर लेनी है कैलकुलेटर में दोनों की, और जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो परसेंट में आंसर आ जाएगा। जी ठीक है सर। सही है। तो जी ये सर। छोटा सा टॉपिक था, लास्ट रह गया था लेबर का, तो लेबर चैप्टर आपका फिनिश है। क्लियर है उस्मान, आपको भी सारे क्वेश्चंस? जी सर। सर अब इसके क्वेश्चंस कितने करने हैं? वो किट वाले हैं, थोड़े से क्वेश्चन है, दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेबर के भी 13-14 क्वेश्चन है शायद, और एक्सपेंसेस के भी 10-12, इतने ही है, ज्यादा नहीं है। बीपीपी भी साथ ही हम लेके चलेंगे या वो बाद नहीं, में? मैं आप लोगों को मैं ये चाह भी कैप्लन ही साथ चलाऊंगा, बीपीपी में आपको गठे गठे करवाऊंगा, कैप्लन ठीक ही है सर। करेंगे सर क्योंकि वैसे बेहतरीन तरीका भी यही है सर कि मतलब एक किट हम साथ साथ करते जाएं और एक की तैयारी जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो एग्जाम से पहले करें सर। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कैप्लन ही चलाएंगे हम सारी, और फिर एंड पे बीपीपी साथ करेंगे। अब हमारा चैप्टर होता है नया स्टार्ट, एक्सपेंसेस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस बेसिकली वो कॉस्ट जिसको ना आप मटेरियल कह सकते हो ना लेबर कह सकते हो, वो आपकी एक्सपेंसेस कहलाएगी। एक्सपेंसेस दो तरह के थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो थे कि जो आप एक प्रोडक्ट पे जो है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यार हाँ ये इसी पर्पस के लिए इनकर हुआ है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो थे जो कि आप एक प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, उसकी रीजन ये थी कि वो ओवरऑल लगते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमने काफी एग्जांपल की। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ मशीन यूज्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने में वो मशीन इस्तेमाल हो रही है, तो हमें पता है ना कि कितना हमने एक्सपेंस वो चार्ज करना है। पैकेजिंग कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को पैकेज करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। अब पैकेजिंग कॉस्ट जो है उसको ना आप मटेरियल कह सकते हो ना लेबर कॉस्ट कह सकते हो, तो वो आपका एक्सपेंस है। और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि यार पर प्रोडक्ट मुझे इतना पड़ रहा है पैकेजिंग कॉस्ट। रॉयल्टीज पर प्रोडक्ट, ये अगर आपने किसी का डिजाइन लिया हुआ है, किसी डिजाइनर का डिजाइन आप कॉपी कर रहे हैं, तो एक शर्ट को बनाने में आप उसके डिजाइन को यूज करने में आप उसको पर यूनिट कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हो, वो रॉयल्टी कहलाती है और वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। सब कॉन्ट्रैक्टर फी एट्रीब्यूटेबल टू सिंगल प्रोडक्ट और जॉब, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक क्रेन है, वो आप 4-5 प्रोजेक्ट्स पे कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो जो क्रेन आपने हायर की हुई है उसका तो एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आप वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर रहे हो, जनरल है। लेकिन अगर एक पांचवा प्रोजेक्ट आपके पास आता है और उस सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए, या सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर उस जॉब के लिए, कोई जॉब आपके पास आ रही है उसके लिए आपने खर्चा किया है, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपने देखना है कि क्या जो हम एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर तो हम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल जो थी वो काफी सारी थी, ज्यादातर एक्सपेंस होते ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है इसमें, बिल्कुल, ऑयल वगैरह का एक्सपेंस भी हो सकता है सर इसमें। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल जो है वो मटेरियल है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, जी रेंट, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। पावर। अब सर एक्सटर्नल इसमें फिर ऑडिटर, सर इसमें फिर ओवरहेड्स भी आ जाएंगे हमारे जो। ओवरहेड्स ही तो है ना, अगर। वैसे भी इनडायरेक्ट चीज को ओवरहेड ही हम कहते हैं, जी सर। तो ये ओवरहेड्स ही हैं, सारे ओवरहेड्स हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर हाँ की जी। जो फी होती है, अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो आपका आता है, अब वो आपका स्टाफ तो नहीं होता ना। तो लेबर जी कॉस्ट तो सर। हमने कहा था कि जो इम्प्लॉइज होते हैं उनकी कॉस्ट, तो एक्सटर्नल ऑडिटर तो आपका एम्प्लॉय नहीं होता, उसको जो आप फी जी देते हो सर। वो भी आपके एक्सपेंसेस में आएगा। ऐसे जो है ना एक्सपेंसेस की बहुत ढेरों सारी एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर एक्सपेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट बहुत जी सर। लिमिटेड होते हैं। तो क्लियर है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जी सर। सही है। अब इसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जी कैपिटल सर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कि आप अपने एक एसेट पे लगाते हो, जिसकी वजह से एसेट की जो लाइफ है वो इनहेंस हो जाती है, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो आप अपने जो आप करते हो जस्ट
एसिड की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इनहेंस करता है एसिड की लाइफ को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो मेंटेन करता है एसिड की लाइफ को। अब इसमें डिस्टिंक्शन करना क्यों जरूरी है? उसकी रीजन ये है कि आपको पता है दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो। अब जो कैपिटल एक्सपेंस है जो कि एसिड की लाइफ को इजाफा करता है, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करते हैं इसका मतलब ये है कि हम एसिड की कॉस्ट में शामिल करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंस है वो आपका जाता है SOFP पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंस है वो एज एन एक्सपेंस जो है आप चार्ज कर देते हो अपनी इनकम स्टेटमेंट पे। तो दोनों एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, तो आपको इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस का पता होना जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार है। अब उस कार को जो है आपने उसको उसका आपने इंजन चेंज किया। अब आपने उसका पूरा इंजन चेंज किया, नया इंजन डलवाया है, तो वो कार आपकी ज्यादा इस्तेमाल होगी। अब उसी इंजन की जस्ट आपने रिपेयर की है, उसकी मेंटेनेंस कराई है, तो मतलब आपने उसकी जो लाइफ है उसको जस्ट मेंटेन किया ना, मेंटेनेंस का काम करा है। तो वो जो मेंटेनेंस वाला है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, और जो इंजन आपने पूरा चेंज कर दिया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो क्लियर है ये आपको, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस? सर हर वो एक्सपेंस जिसके स्टार्ट में री लग जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा सर, और रेवेन्यू एक्सपेंस के स्टार्ट में री लगेगा ही जरूर सर। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंस छोटे मोटे सारे एक्सपेंस होते हैं ना, जैसे आपके मेंटेनेंस का खर्चा हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। आपका जो जी सर। मटेरियल, आपकी जो पावर कॉस्ट है, लाइटिंग कॉस्ट है, बिल्स वगैरह हैं, ये जितनी भी जी एक्सपेंसेस हैं सर। ये रेवेन्यू ही है ना, छोटे खर्चे। जी सर। और कैपिटल का मतलब होता है बड़े खर्चे। बड़े खर्चे का मतलब ये आपने कोई चीज परचेज की है, आपने कोई एसेट को हाँ जी सर। परचेज किया है, ठीक है। अब एक जी परचेज सर। ऑफ एसेट भी आपका कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन अब एक एसेट है उसकी उस पे भी आपने एक ऐसा एक्सपेंस लगाया है जिससे उसकी लाइफ में इजाफा हो रहा है, वो भी आपका जी कैपिटल सर। एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो बड़े जी खर्चे होते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, और जो छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। जी सर। कैपिटल एक्सपेंस जो है उसको आप एसेट का पार्ट बनाते हो, यानी कि SOFP में वो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जबकि रेवेन्यू जी एक्सपेंस जो है वो आपका इनकम स्टेटमेंट में जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आ जाता तो तो यही ईयरली मतलब सब्सक्रिप्शन जो होगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, राइट। सही है। लेकिन आपने एक बिल्डिंग खरीदी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। उस बिल्डिंग पे आपने पेंट करवाया, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो ऐसे जो है ना आपने मतलब कि इनको क्लासिफाई करना है। ये जो डेफिनेशन है ये कि एसेट की लाइफ को इनहेंस करता है, ये सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपने बड़ा एक्सपेंस लगाया है जिससे आपकी लाइफ, एसेट की लाइफ में इजाफा होता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। और जो अगर छोटे मोटे मेंटेनेंस के होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते है। सर इंश्योरेंस का एक्सपेंस क्या होगा सर? हैं। इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस आपका होगा, स्मॉल एक्सपेंस है। जी सर। कैपिटल एक्सपेंस में देखें क्या आएगा, एसेट को परचेज आपने किया, उसकी कॉस्ट आ गई। एसेट को आपने अपग्रेड कर दिया, उसकी कॉस्ट आ गई। आपका एक घर था उसमें 4 कमरे थे, अब आपने उसमें जी 2 सर। कमरे और बना दिए, कैपिटल एक्सपेंस है आपका, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंस। अब एक घर है उसका आपने पेंटिंग करवाया, उसमें दोबारा रीपेंटिंग कराई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। ऐसे जो है ना सर आपने मैंने इसको करना। सर मैंने एक मशीन परचेज की है। ये सर कैपिटल उस एक्सपेंस है मशीन का आपकी जो, है। नहीं नहीं सर, मैंने वो मशीन मतलब घर पे लाने के लिए जो एक्सपेंस की है सर, डिलीवरी हम्म, चार्जेस जो है वो। वो रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे आपके। देखिए सर मैं लेकिन आपको मेरे बताता जी हूँ, सर। जो आपने, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं IAS 16 की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, कि जब आप कोई जी चीज सर। लाते हो तो जब उसकी कॉस्ट निकालते हो, जो एसेट की कॉस्ट होती है उसमें ये चीज शामिल होगी, जो आपने डिलीवरी चार्जेस बताए ना ये सारे शामिल होंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो सर ये लेकिन कैपिटल होगा जी सर। हाँ, लेकिन इस लेवल पे आपको ये चीजें नहीं वैसे में ट्रीट होंगी। यानी कि उस जी वक्त तो ठीक है सर। मतलब आपने फ्रीट चार्जेस आपके आएंगे, ठीक है, आपके यानी कि जो लीगल फीस होगी अगर एसेट को लेने की कोई है वो चार्जेस आ जाएंगे, डिलीवरी के चार्जेस आ जाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो जी ये सर। इकट्ठे ही जो है ना आपका वो कैपिटलाइज ही होगा। लेकिन इस लेवल पे आपको मतलब कि इस तरह की कॉस्ट नहीं आएगी। इस लेवल पे जस्ट जी ये सर। परचेज आपने कोई चीज कर ली, ठीक है, बिल्डिंग को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो इस किस्म के खर्चे होंगे। जी सर। कोई क्वेश्चन है और आपका? नहीं सर। सर जो आपने पेंट वाली एग्जांपल दी है सर, हम्म, वो तो कैपिटल
एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि थर्ड लास्ट लाइन देखें, कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट इज रिटन ऑफ ओवर इट्स एक्सपेंडेड यूजफुल लाइफ। रीपेंटिंग जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। राइट। तो इसका थ्रेशोल्ड सर क्या है कि इससे ज्यादा अगर होता है तो फिर कोई ये थ्रेशोल्ड कैपिटल नहीं है, एक्सपेंड। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ओके सर। देखिए दो ही डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दी। अगर ये एक ये डेफिनेशन ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ऐसा खर्चा, बड़ा खर्चा जिससे आपकी एसेट की लाइफ में इजाफा हो जाए, वो कैपिटल कहलाता है। आपके पास एक कार है, उसकी मोटर, उसका जो इंजन है वो खराब है, इंजन आपने चेंज कर दिया है, अब उस इंजन ने सिर्फ साल तक चलना था, वो इंजन अब आपको मजीद गाड़ी को 5 साल चलाएगा, गाड़ी की लाइफ में इजाफा हो गया, वो कैपिटल है। अब उसके इंजन की आपने जस्ट रिपेयर की है, एक मजीद वो जो है मतलब कि बस मेंटेनेंस ही की है ना आपने, जस्ट चलेगा वही इंजन, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। ऐसे आपने इसको सर डिफरेंशिएट करना। हर वो एक्सपेंस जो आपकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी को बढ़ा देता है वो कैपिटल है, बाकी सब रेवेन्यू होंगे सर। बिल्कुल रेवेन्यू होंगे। जी सर। सही है उस्मान? उस्मान क्लियर है आपको ये? जी सर क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एसेट की कॉस्ट को आप उसकी यूजफुल लाइफ पे जो स्प्रेड कर देते हो, उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हो, उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली ये की डेफिनेशन इसकी ये भी लिखी है कि इज द मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर रिडक्शन इन द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन बेसिकली जब एसेट को कंज्यूम हम करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो एसेट की जो जो कॉस्ट है बेसिकली उससे हम उसको माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चीज शो कर रहे होते हैं कि एसेट की जो एफिशिएंसी है या उसमें कंजम्पशन की वजह से रिडक्शन आ रही है, जो उसकी यूजफुलनेस है वो उसमें कमी आ रही है, उस कमी को जो है ना हम डेप्रिसिएशन के थ्रू शो करते हैं। जैसे कि अगर आपने एक नई मशीन खरीदी है, अब वो मशीन 5 साल बाद आपको वही एफिशिएंसी नहीं देगी, उस मशीन की जो है ना हम एक इमेजिनरी आर्बिट्री एक्सपेंस ले लेते हैं, जो कि रियल कैश एक्सपेंस नहीं होता। जस्ट हम अपनी बुक्स पर्पस के लिए उसको हम इमेजिन करते हैं कि यार एसेट की लाइफ वेयर आउट हो रही है, एसेट की लाइफ में कमी आ रही है, और उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। अब जी सर। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। नंबर 1 है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर मशीन आवर्स और प्रोडक्ट यूनिट्स मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये क्वेश्चन एक है, एक्टिविटी 1 आपकी बुक में है, 1 मिनट दीजिएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब आपने एक व्हीकल परचेज की 48,000 की, और आपने उसकी रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू थी वो थी 20,250 3 ईयर्स टाइम में। अब आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट जो है 48,000 माइनस 20,250 उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सर 9250। 9250। तो ये हर साल का उसका एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसके सर बाद मतलब हर साल स्ट्रेट लाइन में ये होगा कि सर हर साल उसका हम इतना माइनस कर बिल्कुल देंगे सर वैल्यू देखें से। एसेट, यस, हल 48,000 है, 9250 आपने ईयर 1 में माइनस किया, फिर 9250 आपने ईयर 2 में माइनस किया, 9250 आपने ईयर 3 में माइनस किया। तो जब आपने उसको सेल कर देना है, जो कि हमने बात की भी थी कि 3 साल बाद कंपनी के ये यूज करेगा ना, 3 साल बाद स्क्रैप कर देगी, तो फिर आपकी जो वैल्यू बच जाएगी ना एसेट की, वो कितनी होगी? 2250 ही, इतनी ही बच जी सर। जाएगी। वो इसीलिए तो स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी सर ये। बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये डेप्रिसिएशन करते हैं ना, हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ये चेंजेस ना अपनी इनकम स्टेटमेंट में। अब ये सारा कहाँ पे जाता है? आपका एसपीएल में जाता है।
तो हम जो एसिड जी की सर। में कमी आ रही होती है ना, उसको हम उधर से अपनी एसओएफपी में भी एसिड को कम कर रहे होते हैं। जैसे आपने जब खरीदा तो एसिड को, नॉन करंट एसिड को आप रिकॉर्ड करेंगे 48,000 पे। जी सर। ईयर 2 में आप नॉन करंट एसिड को रिकॉर्ड करेंगे 48,000 माइनस 9250। जी सर। इस तरह ईयर 3 में करेंगे। तो ये हम रिफ्लेक्ट यही कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना, कि एसिड जब हम जो यूज करेंगे उसकी जो वर्थ है उसमें कमी आ रही है। तो एक इमेजिनरी एक्सपेंस होता है। अब सर इसमें हम्म, जी सर। जी 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 आप बोलें। सर एक चीज रेजिडुअल इनकम भी तो होती है सर। रेजिडुअल इनकम, ये तो यही तो है ना, स्क्रैप है जो बेचेंगे वो। अगर ये जो आप बात करें ना, वो ये होती है ना कि मिसाल के तौर पर एसिड की वैल्यू जो है वो 20 to 50 रह गई है। अब अगला बंदा जो है वो 30,000 का खरीद लेता है, तो जो रिमेनिंग है वो आपकी जी सर। इनकम हो जाएगी। सर वो ये भी फिर प्रॉफिट, हमारे Expenses प्रॉफिट और लॉस residual अकाउंट में आ value. जाएगा सर। बिल्कुल। लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस ये F3 में होगा टेस्ट, यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनेगा प्रॉपर। आप F3 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका स्क्रैप, आपने तो शायद FA2 में पढ़ा होगा, उसका स्क्रैप अकाउंट बनता है, उससे आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं एसिड का। एसिड जो हमें लेकिन सर इसके स्क्रैप, बहुत कम चांसेस होंगे ना, मतलब इस टॉपिक के एग्जाम, इसको वो एग्जाम नहीं करेंगे तो। बिल्कुल हाँ, वो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हमें तो इसलिए फाइनेंशियल से रिलेटेड है। जी सर। बिल्कुल वही, हमारा तो ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है ना, एक्सपेंस से है। जी सर। तो मतलब कि बेसिक आएगा, जो फॉर्मूलाज है जस्ट वो आएगा, कोई आपको टी अकाउंट कुछ भी नहीं आएगा। ये जो फॉर्मूलाज हैं इससे आपने डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, दैट्स इट बस। जी सर। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। दूसरा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप क्या करते हैं कि जो एसिड की कॉस्ट है उसको आप एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह आप हर साल करते रहते हैं। अब उसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये लॉरी है एक, वो परचेज की आपने 50,000 की, और आपने उसको 20% पर एनम पे डेप्रिसिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा तरीका है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये कितना आ जाएगा 10,000। अब आपने एसिड की जो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है वो 50,000 में से 10,000 को माइनस करके लेनी है, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी हम वो डिडक्ट कर देंगे। अब एसिड की 40,000 कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ जाएगा आपके पास 8,000। ऐसे करके आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन लेनी है, ये देख लें। अब उसकी जी साथ सर। साथ हम नेट बुक वैल्यू निकालेंगे। अब जो आप बात कर रहे थे ना वैसे भाई, कि एसिड को आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएट किया और उसकी नेट जी बुक सर। वैल्यू रहेगी 25,600। अब आपकी बुक्स में आपका एसिड इतने की उसकी वैल्यू है। अब जब ये एसिड आप सोल्ड करते हो, वो आपको 30,000 का बिक जाता है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हो जाएगा कम बिल्कुल। जी कम का सर। बिकेगा तो वो आपको लॉस होगा, और उसका वो लॉस हो प्रॉपर्टी जाएगा। अकाउंट भी होता है, ठीक है। वो ये जी चीज है। सर। रिड्यूसिंग बैलेंस में सिंपल है, देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस में कोई स्क्रैप स्टेप वैल्यू आपको शुरू में माइनस नहीं करनी होती, ठीक है। जस्ट कॉस्ट लेनी होती है, उस कॉस्ट को आपने मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज से। फिर नेक्स्ट जी ईयर सर। जो है ना वो कॉस्ट माइनस करके, यानी कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो चीज जी आती है सर। उसको आप नेट बुक वैल्यू कहते हो। तो उस नेट बुक वैल्यू को फिर आपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है, जी सर। ठीक है। क्लियर है सर। इसके बाद थर्ड मेथड है मशीन आवर्स मेथड। ये इसमें आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लेके डिवाइड करना होता है कि एसिड जो है कितने मशीन आवर्स उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो हमारे पास है। तो मशीन आवर्स के हिसाब से आपने उसकी कंजम्पशन को शो करना है, डेप्रिसिएशन को। अब मैं एग्जांपल से करता हूँ। ये मशीन आवर्स मेथड है। A machine has been purchased for 20,000 and has an estimated residual value of 0 after the 5 years that it will be used by organization. During those 5 years, it is estimated that machine will be operational for 5,000 hours. In the first year, the machine was used for 1,800 hours. 20,000 आपकी कॉस्ट आ गई, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, टोटल आप 5,000 घंटे इस्तेमाल करेंगे। पर आवर आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि मुझे पहले साल की बताओ, और पहले साल में आपने 1,800 घंटे इसको इस्तेमाल किया, तो मल्टीप्लाई बाय 1,800 कर देंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1,800 7200। 7। 7200। 7200। तो 7,200 इसका डेप्रिसिएशन चार्ज है आफ्टर फर्स्ट ईयर। देखें ना, अब इससे ये होगा ना कि अगर मशीन आवर कम कम घंटे वो इस्तेमाल हो रही है तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, कम होगी।
तो एक ये एक फेयर सी चीज है ना कि अगर हम एक चीज को कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो चांसेस हैं मतलब कि उस कंडीशन के वर्स होने के या यूज ज्यादा होगी तो वो ऐसे ऐसे उसकी एफिशिएंसी के कम होने में के जो चांसेस हैं वो मिनिमम होंगे। मशीन आवर मेथड्स ऐसे हम करेंगे, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोडक्ट यूनिट्स मेथड, वो भी बहुत आसान है कि सर आपने सर देख। इसमें एक क्वेश्चन है सर। जी सर मशीन आवर्स जो है ये भी तो हम सर हर साल मतलब कैलकुलेट करेंगे सर। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल, हम सर उसकी कॉस्ट लेंगे, उसे आवर्स पे डिवाइड करके 100 मतलब उस साल के जितने आवर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे। कर देंगे ना, उस साल सर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना। सर सेकंड ईयर जो होगा उसकी कैसी होगी सर, दूसरे साल की? सेकेंड ईयर की ऐसे होगी कि इसी तरह होगी बिल्कुल। मतलब कि आपने अब सेकेंड ईयर में मिसाल के तौर पर सर एसिड सिर्फ उसमें कॉस्ट 200 हम क्या लेंगे? यही लेंगे ना। मिसाल के तौर पर सेकेंड ईयर में आपने सिर्फ मशीन को 200 घंटे चलाया, तो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी वो 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200 होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 800 डेप्रिसिएशन जो है ना 800 होगी। हम यही तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। यही 5,000 आवर्स के लिए मशीन ने इस्तेमाल होना है, तो एंड पे वही 5,000 के 5,000 आवर्स हो जाएंगे और डेप्रिसिएशन जी सर। हमारी जो टोटल आएगी वो 20,000 ही आएगी। और 20,000 में से 20,000 जो है एसेट जीरो हो जाएगा कि हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, बस उसको हम स्क्रैप कर देंगे, सिंपल। जी सर। देखिए मशीन सर आवर्स का इसमें हम्म सर इसमें years का क्यों रेफरेंस दिया गया है, जबकि पूरे उन्होंने 5,000 आवर्स करने हैं, वो चाहे तो 5 years देखे में ना कर या वैसे ही 10 दिया years हुआ है में। ना, वो तो वैसे ही दिया हुआ है, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, सिंपल। यानी कि ईयर्स का आपने सिर्फ आवर्स को देख के बताना है, मशीन आवर्स मेथड है कि उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, राइट सर। ठीक है। तो वो तो जरूरत नहीं। अब ईयर्स के हिसाब से हम स्ट्रेट लाइन करते तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या आती, 4,000 पर ईयर। 4,000 से हम एसिड को कम करते जाते, एंड पे 20,000 पूरी हो जाती कॉस्ट। लेकिन मशीन आवर्स मेथड है, और एक फेयर सी बात है ना कि अगर मशीन को आप ज्यादा घंटे चलाओगे किसी साल में तो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो उसमें कमी ज्यादा आएगी। अगर कम करोगे तो कम कमी आएगी, तो उस कमी को जो वेयर आउट कर रहे होते हैं हम एसिड को, उसी को तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। क्लियर है ये? राइट सर, जी सर, क्लियर। लास्ट है प्रोडक्ट यूनिट मेथड, बिल्कुल इसी तरह है। आपने जस्ट यूनिट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेनी है कि एक एसेट जो है एक पूरे अरसे में कितने यूनिट्स बना रहा है, और उस हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक मशीन है, उसको 60,000 उसकी कॉस्ट है, और वो 12,000 यूनिट्स बना सकता है ड्यूरिंग इट्स यूजफुल economic life, at the end of which it will be sold for 3,000. It is expected to produce 4,000 units this year. Calculate the depreciation charge for the year. तो देखें वही किया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 60,000 माइनस 3,000, और उसको डिवाइड कर देना आपने टोटल यूनिट्स से। 12,000 यूनिट्स को अपनी पूरी लाइफ में बनाएगी, तो 4.75 पर यूनिट आ गई। इस साल आपने कितने यूनिट्स बनाए, 4,000। 4.75 को 4,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19,000 इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये प्रोडक्ट यूनिट्स मेथड है। इसमें आपने मशीन आवर्स की जगह यूनिट्स जितने आप बनाओगे उससे डिवाइड कर देना है, और इस साल में जितने यूनिट्स बनाए उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज आपका आ जाएगा। क्लियर है आपको ये? सर ये रेजिडुअल हमारी जो है इसमें वैल्यू ये हमेशा गिवन होगी सर? जी जी, गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी। जी सर। इसमें आपको जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। रेजिडुअल वैल्यू बस आपने याद रखना है, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम नहीं इस्तेमाल करते। जी सर। उसमें बेशक दी हुई भी हो उस्मान, ठीक है, वो जस्ट कंफ्यूजन के लिए दी होगी। तो ये जी सिंपल सर। सा था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी। जी चैप्टर हो जी गया सर। हमारा ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते